इसका कोई भी बिल्कुल भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर रहने का एक भी पैसा आपको नहीं देना है, यहाँ पे खाने का आपको एक भी पैसा नहीं देना है। पूरी की पूरी मेडिटेशन टेक्निक्स जो सिखाई जा रही है उसका एक भी पैसा आपको नहीं देना है। आपको भी वो सुख, वो शांति प्राप्त हो जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की। और मैं सत्य बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा, एकदम अद्भुत अनुभव रहा है यहाँ पे टेक्निक सीखने का, और स्पेसिफिकली यहाँ पे आके धम्मथली के इस विपश्यना केंद्र में रहने का। ये क्योंकि नेचर में इतना बसा हुआ है, जंगल में इतना बसा हुआ है, तो यहाँ पे रहने से ही आपको एक अंदर का इनर पीस महसूस होने लग जाता है। दूसरा, यहाँ पे सुबह सुबह देखो ये पीछे मोरों की आवाज़ आ रही है, तो उन मोरों की आवाज़ से ही जब आप उठते हो तो इतना प्यारे तरह से ये लोग उठाते हैं कि आपको ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि मेरे को 5 बजे क्यों उठा दिया। तपस्या को इसमें तपना तो देखो थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि बैठना है, ध्यान करना है, जो कभी किया नहीं है तो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा है। नहीं तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि भाई खाने का क्या होगा, कैसे करेंगे, कि कहाँ कम खाना मिलेगा, तो इतनी सुबह कैसे उठेंगे, इतनी देर कैसे मेडिटेशन में बैठेंगे। लेकिन आप 1-2 दिन यहाँ पे आके रहोगे ना तो वो सब चला जाएगा। 150 के 150 पार्टिसिपेंट्स थे, कोई छोड़ के नहीं गया कोर्स। सबको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई लेकिन सब एडजस्ट कर गए। अगर 150 लोग एडजस्ट कर जा सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? का ज्ञान है, खुद के एक्सपीरियंस का ज्ञान। अब असली ज्ञान दोस्तों वही है, आपने अगर अपनी अनुभूति पे नहीं उतारा तो वो ज्ञान दूसरे का ज्ञान है। अगर बुद्ध को कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो ज्ञान उनका ज्ञान है जो उनके साथ चला गया, वो आपको बता जरूर गए। हाय गाइस, इमेजिन एक ऐसी जगह जयपुर के बिल्कुल पास अरावली की हिल्स के बीच जहां आप 10 दिन के लिए दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो। नो फोन, नो टॉकिंग, बस साइलेंस और वो मेडिटेशन टेक्निक जो खुद भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट तक लेकर गई थी। ये है धम्मथली विपश्यना सेंटर, एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही पावरफुल भी। और मैं यहाँ गया था बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बट जो एक्सपीरियंस हुआ ऑनेस्टली लाइफ चेंजिंग था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का पूरा सेंटर कैसा दिखता है, कैसे ये कोर्स चलता है और 10 दिन के बाद अंदर से क्या फील होता है। प्लस अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो एंड में बुकिंग का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। ये सेंटर जयपुर के थोड़ा सा बाहर है और सच कहूँ तो दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल मेडिटेशन सेंटर्स में से एक है। इंडिया के हर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, और फॉरेनर्स भी सिर्फ एक चीज़ के लिए, अंदर की शांति। सोच के देखो, अगर तुम भी 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर आओ तो क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। जयपुर से निकलते ही जो रूट शुरू होता है वो बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आप किसी महल की तरफ जा रहे हो। वाइड रोड्स, अरावली के कर्व्स और वो पूरा रॉयल फील। पर धीरे धीरे समझ में आता है ये जर्नी किसी प्लेस या राजसी शान तक नहीं लेकर जा रही, बल्कि एक इनर किंगडम तक ले जा रही। गाड़ी आगे बढ़ती है और शहर का शोर पीछे छूटने लगता है। सामने सिर्फ पहाड़ों का साइलेंस और जंगल की रौब। कभी मोर रास्ते में किनारे मिल जाते हैं, कभी हवा इतनी फ्रेश लगती है जैसे डायरेक्टली हिल से फिल्टर होकर आ रही है। ऐसा फील होता है जैसे जयपुर की रॉयल रोड्स आपको एक अलग ही राज्य में ले जा रही है, अंदर की शांति का राज्य। मंजिल से बेहतर लगने लगी है ये रास्ते, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। मुझे पर्सनली लगा ये सिर्फ एक फिजिकल ड्राइव नहीं है, अंदर ही अंदर एक नया सफर स्टार्ट हो रहा है। जैसे गाड़ी बाहर के रास्ते पे चल रही थी पर दिल अंदर एक और ही रास्ते पर निकल पड़ा था। इमेजिन करो दोस्तों, एक दिन के लिए फोन साइड पर रख दें तो कितना अजीब लगता है ना। और यहाँ पूरे 10 दिन के लिए साइलेंस और नो कॉन्टेक्ट। ठीक ही कहते हैं, विपश्यना इज एक्चुअली नॉट अ वेकेशन, इट इज लिटरली अ रीसेट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे जंगल और खूबसूरत हो रहा था। बारिश के दिनों में हम लोगों ने ये कोर्स किया था और बारिश के दिनों में जयपुर के अरावली हिल्स की ब्यूटी देखते ही बनती। जैसे जैसे मैं गेट के पास पहुंच रहा था अंदर एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा नर्वसनेस। क्या मैं 10 दिन बिना बोले रह पाऊंगा?
क्या मैं 8 घंटे रोज बैठ पाऊंगा? और फिर वो पल आया, सामने विपश्यना सेंटर का गेट और सबसे पहले एक सुंदर सा पीकॉक हमारा स्वागत कर रहा था। उस मोमेंट पे लगा शायद ये एक साइन है कि मुझे यहीं आना था। ये एंट्री एक ब्लेसिंग जैसी लगी। गेट के सामने खड़े होते ही एक अजीब सी फीलिंग थी। अंदर क्या होगा, कैसे होगा, एक क्यूरियोसिटी, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वसनेस। बस इतना क्लियर था कि अब जो भी होने वाला है वो मेरी लाइफ का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस में से एक हो। अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे आप अपना फोन, वॉलेट और सारे वैल्यूएबल्स डिपॉजिट कर देते हो ताकि पूरा कोर्स आप एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के कर सको। राइट साइड पे एक बड़ा सा पार्किंग लॉट। अगर आप भी अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफली अपनी गाड़ी 10 दिन के लिए खड़ी रह सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी टेंशन। मेरी पर्सनल टिप है कि पहले दिन दोपहर तक अराउंड 12 या 1 बजे के आसपास तक आ जाओ। इससे रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, आपको अपना रूम टाइम पे मिल जाएगा और शाम तक आप सेटल हो जाओ। अंदर जाते ही एक चीज नोटिस होती है, मेल और फीमेल एरियाज एकदम अलग। लेफ्ट साइड पे फीमेल डाइनिंग एरिया और साथ में ही फीमेल की अकोमोडेशन एरिया और फीमेल ऑफिस एरिया चालू हो जाता है। आगे जाते ही लेफ्ट साइड में मेल एरिया चालू हो जाता है। डाइनिंग हॉल्स, हॉस्टल्स, ऑफिसेस सब एकदम सेग्रीगेटेड है। ये सिस्टम देखने में एक बार तो अजीब लगता है, पर ये इसलिए बनाया गया है ताकि कोई कांटेक्ट ना हो और आपका फोकस सिर्फ मेडिटेशन पर ही रहे। इन बैरियर्स के बाद मेन एरिया चालू हो जाता है, तो इस एरिया को आप 10 दिन तक क्रॉस नहीं कर पाओगे, आपको यहीं पे रहना होगा। थोड़ा आगे बढ़ो तो ये है मेस एरिया, जहाँ पे रोज 3 मील सर्व होती हैं। खाना दोस्तों यहाँ का इतना बढ़िया है, एकदम सात्विक, सिंपल और न्यूट्रिशियस खाना होता है। सच कहूँ तो इतना टेस्टी खाना, ये घर जैसा खाना, इतना मजा आया इस खाने को खा के कि उतना मजा किसी 5 स्टार के बफे में भी नहीं आया होगा। मैंने कई जगह का मेडिटेशन खाना खाया है, लेकिन यहाँ का खाना बेस्ट है। यहीं पे मेरी मुलाकात हुई ये जो सामने जेंटलमैन बैठा है इस्माइल से। वो इजराइल से आया था। सोचो दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, अंदर की शांति। और मुझे लगा अगर इतने फॉरेनर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तो श्योरली इस टेक्निक में कुछ तो बात है। रूटीन भी सिंपल है, सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट, फिर 11 बजे लंच और शाम 5 बजे चाय और हल्का सा खिचड़ी। पहले सुन के शौक लगता है, डिनर ही नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद बॉडी एडजस्ट हो जाती है। खाना खाने के बाद एक और रूल है, अपने बर्तन आपको खुद धोने होते हैं। अब अगर आपने अपनी लाइफ में कभी ये काम किया ही नहीं तो थोड़ा अजीब लगेगा इनिशियल, लेकिन मैंने तो किया हुआ था तो मुझे तो ऑनेस्टली मजा ही आ रहा था। एक थोड़ी सिंप्लिसिटी सी फील होती है अपना काम खुद करना। अब सबसे पहले ही दिन आपको अपना यूटेंसिल सेट इशू हो जाता है, एक थाली, 2 कटोरी, 1 स्पून और 1 ग्लास, जो अपने सीट नंबर के साथ फिक्स्ड होते हैं। पूरे 10 दिन आपको यही सेट यूज करना है, अपनी सीट पे बैठना है, इन्हें वॉश करना है और वापस अपनी जगह पर रख देना है। सिंपल सिस्टम है, लेकिन बड़ा ही माइंडफुल एक्सपीरियंस देता है। अब चलते हैं मेन कैंपस की तरफ। ये मेस का आउटर एरिया है और यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि पूरे 10 दिन आप पूर्ण आर्य मौन में रहते हो। मतलब ना बातचीत, ना इशारे, सिर्फ साइलेंस। ऐसा क्यों, ये आपको थोड़ी देर में अभी समझ में आएगा। लॉजिक एकदम सिंपल है, अगर हम बात करते हैं ना तो थोड़े थॉट्स और बढ़ जाते हैं, और जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो वही थॉट्स डिस्टर्ब करने लगते हैं। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ नोटिस बोर्ड्स या धम्म सेवक के थ्रू ही। एक तरह से ये पूरा सेटअप आपके दिमाग का डिटॉक्स। अंदर चलते ही लेफ्ट साइड पे मेल डॉर्मेटरीज स्टार्ट हो जाती हैं। रूम्स 2 टाइप के हैं, सिंगल और डबल शेयरिंग। ओल्ड स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलती है सिंगल रूम, और जो पहली बार आते हैं उनको डबल शेयरिंग रूम दिया जाता है। ये एक तरह से बढ़िया ही है, क्योंकि इतने नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि एक रूम पार्टनर का होना आपके लिए फायदेमंद ही होता है। वो भी उसी नए एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा होता है जिससे आप, तो थोड़ा सा साहस बनता है।
पर थोड़ा रुको, इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। रूम सिंपल और कंफर्टेबल होते हैं, ना लग्जरी ना डिस्कम्फर्ट। अंदर अटैच्ड बाथरूम है। अगर आपको वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। मुझे बैक पेन था और सोचो मैंने एक्स्ट्रा मैट्रेस मांगा और बिना सोचे समझे स्टाफ ने अरेंज भी कर दिया। तब समझ में आया कि यहाँ सिंप्लिसिटी के साथ केयर भी एकदम टॉप लेवल की है। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब बात करते हैं इस मेन धम्मा हॉल की। यही वो जगह है जहाँ सुबह 4 बजे बेल बजती है और आपको मेडिटेशन करना आता है। सोचो नॉर्मली 4 बजे तो हम अलार्म स्नूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ बेल से पहले ही अपने आप आंख खुल जाती है। एक अलग ही डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है। यहाँ ड्रेस कोड भी एकदम सिंपल है। टी शर्ट, पजामा, कुर्ता, धोती, लेगिंग्स, योगा पैंट्स, सलवार कमीज सब चलेगा। बस शॉर्ट्स और रिवीलिंग कपड़े अलाउड नहीं। क्योंकि जरा इमेजिन करो, आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो और सामने कोई बंदा फंकी जिम शॉर्ट्स में बैठा हो, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, थोड़े थॉट्स और बढ़ जाते हैं। इसलिए रूल्स बनाए गए हैं, फोकस सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन पे है। अब ये जो आप देख रहे हो सामने, वो है पगोड़ा। ये एक एंशियंट मेडिटेशन का स्ट्रक्चर है। अंदर छोटे छोटे मेडिटेशन सेल्स बने होते हैं, एक तरह से कैप्सूल रूम्स जैसा। सोच के देखो, जैसा एयरपोर्ट्स के स्लीपिंग पॉड्स होते हैं ना, एकदम वैसा ही। बस फर्क इतना है कि यहाँ साइलेंस और एनर्जी दोनों एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। पगोड़ा का आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि वो आसपास की पॉजिटिव एनर्जी खींच के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है। और बिलीव मी गाइस, वहां बैठना एक अलग ही डायमेंशन खोल देता है। वहां अपने आप ही ध्यान लगने लगता है। नए स्टूडेंट्स को ना यूजुअली लास्ट 2 दिन के लिए सेल्स मिलते हैं, और जब आप उस छोटे कमरे में अकेले बैठे हो तो इनिशियली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद लगता है ध्यान अपने आप लग रहा है। पगोड़ा के साथ ही ये छोटा माहौल है। यहाँ 6 से 7 लोगों के ग्रुप में आपको टीचर से मिलने का एक चांस मिलता है। क्योंकि आर्य मॉन में आप हो, आप एक दूसरे से तो बात कर नहीं सकते, तो ये ग्रुप मीटिंग एक तरह की लाइफलाइन बन जाती है। आप अपने आसपास के ग्रुप के लोगों के स्ट्रगल सुनते हो कि सबको सेम स्ट्रगल्स हो रहा है। सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसका ध्यान सांस पे नहीं लग रहा है, जिसका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में पुल हो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसको सेंसेशन फील नहीं हो रही। ये सब एक्सपीरियंसेस, ये सब जब प्रोग्रेस पॉइंट्स आप अपने साथियों के भी सुनते हो तो आपको थोड़ा सा साहस फील होता है, और तब फील होता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, सभी सेम बोट में है, सभी सेम जर्नी में जा। ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको एक तो मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, और इसके साथ ही आपको एक आचार्य भी दिया जा रहा है जिनसे आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको कोई भी स्ट्रगल आ रहा हो, या वो लोग खुद से भी चेक करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये कोर्स एकदम प्रैक्टिकली डिजाइन किया गया है। ये लोग इंश्योर करते हैं कि आपको 10 दिन में एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ एक्सपीरियंस आप लेके जाओ, कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जो टेक्निक वो सिखा रहे हैं वो आप पूरी तरह से सीख के जाओ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पगोड़ा का टॉप व्यू। गोल्डन डोम बीच में है, दोनों साइड मेल और फीमेल एरियाज एकदम सेग्रीगेटेड, और बीच में पगोड़ा का एरिया है, और आसपास सिर्फ फॉरेस्ट और अरावली हिल्स। सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज, कभी पीकॉक की पुकार, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद बोल रही है, आज अंदर जाकर खुद को डिस्कवर कर ले बेटा। जंगल के बीच मेडिटेट करने का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, एकदम अलग ही है। शहर का जो भी स्ट्रेस हम लोग लेके आते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, कैरियर का स्ट्रेस, सब अपने आप डिसॉल्व होने लग जाता है और अंदर एक नई शांति बनती है। ऐसा लगने लगता है कि कंधों से कुछ बोझ सा उतर गया। ये प्लेस सिर्फ एक कैंपस नहीं है, ये एक लिविंग इकोसिस्टम है जो आपको ध्यान के लिए तैयार करता है। मैं आपको सिर्फ कैंपस दिखा रहा था, बट असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जो मैंने विपश्यना में एक्सपीरियंस किया ना, वो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं था, वो एक इनर जर्नी थी जो मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल के चली। जयपुर से कुछ ही दूर अरावली फुटहिल्स में बसा हुआ ये धम्मथली विपश्यना केंद्र है, जहाँ पे बुद्ध की वो टेक्निक जो भारत से लुप्त हो गई थी उसे सिखाया जाता है, जिसे विपश्यना कहते हैं। यह एक अद्भुत टेक्निक है जिसमें आपको अपनी सांस पे केंद्रित होकर मेडिटेशन में जाना होता है और अपने शरीर में होती हुई फीलिंग्स को अच्छे से महसूस करना होता है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जब भी हमारे दिल में कोई भी इमोशन आता है, जब हमारे को एंगर आ जाता है,
या हमारे को लोभ आ जाता है, लस्ट आ जाती है, तो हमारे शरीर में प्रतिक्रिया कैसी होती है, और उस प्रतिक्रिया को देख के, उस सेंसेशन को देख के हम अपने अनुभव से यह सीख सकें कि ये क्रोध कितना नाजायज़ है, ये क्रोध करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। मैं यहाँ पे आया था अपनी मदर की रिकमेंडेशन पे, जो मुझे लगभग 6-7 साल से मेडिटेशन विपश्यना की टेक्निक से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ कारण की वजह से मैं हर बार टालता जा रहा था। तो इस बार मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, और 10 दिन का मैंने ये कोर्स किया धम्मथली विपश्यना केंद्र में 2 आचार्यों के अंडर, और लगभग 150 लोग थे जो उस बैच में थे। और मैं सत्य बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा, एकदम अद्भुत अनुभव रहा है यहाँ पे टेक्निक सीखने का, और स्पेसिफ़िकली यहाँ पे आके धम्मथली के इस विपश्यना केंद्र में रहने का। ये क्योंकि नेचर में इतना बसा हुआ है, जंगल में इतना बसा हुआ है, तो यहाँ पे रहने से ही आपको एक अंदर का इनर पीस महसूस होने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेक्निक सीखते जाते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो आपको कुछ अंदर की भावनाएं बाहर आने लगती हैं, जिससे आप स्वयं ही, आप खुद ही सीखने लग जाते हो कि मैंने अपने अंदर कितने विकारों को, कितने दोषों को, कितनी इम्प्योरिटीज़ को दबा रखा था, और जब वो बाहर आने लगेंगी तो आपके शरीर पर प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर आने लगेगी आपको खुद ही थोड़ा हल्का महसूस होने लग जाएगा। और जैसे जैसे आप मोर अडेप्ट होते जाओगे, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, आपको इतना बढ़िया लगने लग जाएगा कि आप ये सोचने लग जाते हो कि मेरे को पहले क्यों नहीं मिल गई है। तो शुरू के 2-3 दिन तो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो समय सारणी है वो सुबह सुबह आपको 4:30 बजे उठना होता है। पहले 2 घंटे का मेडिटेशन होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ा सा ब्रेक, और फिर मेडिटेशन। तो दिन में लगभग आपको 7-8 घंटे मेडिटेशन के लिए बिठाया जाता है, जिसके लिए हम लोगों का शरीर थोड़ा सा तैयार नहीं होता। लेकिन 2-3 दिन के इनिशियल डिस्कम्फर्ट के बाद आप उस समय सारणी में भी ढल जाते हो, आप उस शेड्यूल में भी ढल जाते हो, और वो आपको एक्चुअली फ़ायदा करने लग जाता है जब आपको लगता है कि आप 4:30-5 बजे उठ रह पा रहे हो। जो कि हम, जैसे कि हम दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो जनरली हम लोग सोते ही 12 बजे हैं, तो उठेंगे तो 5 बजे क्या ही। पर यहाँ पे आके, और क्योंकि बाकी लोग भी उठ रहे हैं, और यहाँ पे धम्म सेवक भी होते हैं जो आपको सुबह सुबह घंटी बजा के उठा देते हैं, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो आपका स्केड्यूल सही होने लग जाता है। दूसरा, यहाँ पे सुबह सुबह देखो ये पीछे मोरों की आवाज़ आ रही है, तो उन मोरों की आवाज़ से ही जब आप उठते हो तो इतना प्यारे तरह से ये लोग उठाते हैं कि आपको ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि मेरे को 5 बजे क्यों उठा दिया। और फिर आप जब सुबह सुबह जाके ध्यान करते हो, मेडिटेशन की टेक्निक करते हो, तो जैसे कि मैंने बोला कि 2-3 दिन थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, क्योंकि टेक्निक भी नहीं है, सांसों पे ध्यान केंद्रित हो नहीं पाता है। वी आर नॉट एबल टू वॉच आवर ब्रेथ विद इक्वानिमिटी। जैसे जैसे हम लोग ब्रेथ को वॉच करना चालू करते हैं तो दिमाग कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जैसे जैसे 3-4 दिन होते जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि भाई ये टेक्निक काम तो कर रही है, कि मेरे को कुछ कुछ तो फील होना चालू हो गया है। और फिर 5वें-6ठे दिन असली विपश्यना में आपको उतारा जाता है, जिसके अंदर आपको अपने शरीर पे होती हुई संवेदनाएं या सेंसेशंस फील करनी होती हैं। अब ये फील करना देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कई बार आपकी बॉडी, आपको ऐसा लगता है कि हीट में है, तपने लग गई है ना। तो वैसे ही कुछ भी हमारे को इमोशन आता है तो उसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है बॉडी पे। वो हम लोगों को जनरली फील नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी अट्यून्ड ही नहीं है और हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को, अपनी कंसंट्रेशन को इतना पैना कर लें, इतना सूक्ष्म कर लें कि हम अपने शरीर के कोने कोने पे ध्यान दे पाएँ कि वहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहा है, तो जब कोई भी इमोशन उठ रहा होगा, पर्टिकुलरली जब वो थोड़ा सा ख़राब इमोशन है, जैसे कि क्रोध आ रहा है, या लोभ उठ रहा है, या फिर ईर्ष्या जग रही है, जेलसी आ रही है, तो उस समय हमारे बॉडी पे क्या प्रतिक्रिया हो रही है, अगर मुझे उस समय वो प्रतिक्रिया पता चल जाए तो मैं थोड़ा सा पॉज लेके ये देख सकता हूँ कि नहीं यार, इतना क्रोध करना सही नहीं है मेरे लिए, तो मेरे को मे बी ये नहीं करना चाहिए। तो मैं रिएक्ट करने के बजाय, कि अगर मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया और फिर मैं रिएक्ट कर गया कि नहीं आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपके अंदर तमीज़ नहीं है क्या, उसकी जगह मैं पर्टिकुलरली मैंने देख लिया कि मेरे अंदर क्या इमोशन उठ रहा है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ रिएक्ट की जगह, राइट। तो ये रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की जर्नी पे आपको कैसे जाना है, थोड़ा सा आपको कैसे पॉज लाना है जब आपका रिएक्शन उठ रहा है, ताकि आप फालतू में गुस्सा ना करें। आपको पता चल जाए कि मैं दिन में इतनी बार गुस्सा कर रहा था और इसकी मेरे को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।
तो जैसे जैसे आप ये टेक्निक करते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर की इमोशंस थोड़े और क्लियर होने लग जाते हैं, आपके थॉट्स थोड़े और क्लियर होने लग जाते हैं, आपके थॉट्स बल्कि थोड़े शांत होने लग जाते हैं और आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। अब यहाँ पे रहने के कुछ तो नियम हैं। यहाँ पे रहने का सबसे पहला नियम है कि आपको आर्य मौन का पालन करना होता है। पहले दिन से ही जैसे ही आप आओगे शाम को 8 बजे से आपका आर्य मौन चालू हो जाता है, जो कि 10वें दिन सुबह 10 बजे तक चलता है। आर्य मौन क्या है कि आपको पूर्ण मौन में रहना है। दूसरा, आपको इशारे से भी किसी से बात नहीं करनी है, सिवाय आप अपने टीचर के या फिर किसी धम्म सेवक से बात कर सकते हैं कि आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो, लेकिन पार्टिसिपेंट से आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। अब इसका एक इतना बढ़िया लॉजिक जो गुरुजी श्री गोयंका जी ने दिया था कि जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो हम लोग किसी ना किसी टॉपिक पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, अपनी ज़िंदगी पे बात करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने बात किया उसका कुछ रेजिड्यू हमारे दिमाग में रह जाता है और फिर जब हम मेडिटेशन टेक्निक में बैठने जाते हैं तो वही चीज़ें हमारे उभर के आती हैं। तो रादर देन कि हम अपने अंदर जा पाएँ उस दिन क्या हुआ है, उस दिन हमने किसी फलाने व्यक्ति से क्या बात की है, कोई नया व्यक्ति मिला, उसके बारे में थॉट्स आ रहे हैं, तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम लोगों को आर्य मौन में रहना होता है ताकि हम असली में इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सकें और इस तपस्या को, जिसमें तपना तो देखो थोड़ा पड़ेगा क्योंकि बैठना है, ध्यान करना है, जो कभी किया नहीं है तो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये अगर एक बार हम लोगों ने सीख लिया तो ज़िंदगी में इसे उतारा जा सकता है और बहुत सी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं इस कंसंट्रेशन के बूते पे। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आर्य मौन हम लोगों को फॉलो करना होता है। दूसरा, मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को एक फिक्स शेड्यूल दिया जाता है कि आपको सुबह 4:30 बजे उठ के पहला मेडिटेशन करना होगा, उसके बाद आपको नाश्ता दिया जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड मेडिटेशन करना होगा, फिर सेकंड मेडिटेशन के बाद लगभग 11 बजे ही आपको लंच दे दिया जाता है। तो ये जो लंच का टाइमिंग है ये भी थोड़ा सा ऑड हो जाता है क्योंकि हम लोग को जनरली 1 या 2 बजे लंच खाने की आदत होती है, तो वो भी शुरू में तो थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाती है। तो और फिर जो खाना है आपको शाम में लास्ट जो मील दी जाती है वो 5 बजे दे दी जाती है और कोई आपको पूरा ऐसा 3 कोर्स मील नहीं दिया जाता, शाम को सिर्फ चाय और स्नैक्स दिया जाता है, तो उसी से आपको काम चलाना होता है। अब वो भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हम लोग आदी हैं, हम लोग एकदम उसके अंदर घुसे हुए हैं कि हमें शाम में खाना चाहिए ही, तो वो भी थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन में वो भी एडजस्ट हो जाता है। तब हमें पता चल जाता है कि हमें शाम में इतना खाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है इसीलिए हम लोग खाते जा रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि खाना थोड़ा सा लिमिटेड होता है तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी तो डिफ़िकल्टी शुरू में आती है। तीसरी चीज़ है कि आपको पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना होता है और अगर आपने कहीं पे भी रूल्स वगैरह तोड़े तो आपको शिक्षक के पास भेजा जाएगा और फिर शिक्षक आपको समझाएंगे कि क्यों आपको रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, है ना। तो ये 3-4 रूल्स हैं, बाकी आपको 4-5 शील भी दिए जाते हैं यहाँ पे जिनका आपको पालन करना होता है, जो कि थोड़े से आसान है एटलीस्ट आश्रम में रह के, कि जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको हत्या नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, विविचरण नहीं करना है जो कि मास्टरबेशन को बोला जाता है, और लास्ट में आपको एक और शील है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर ये 5 शील आपको फॉलो करने होते हैं। और सबसे बढ़िया जो मेरे को सही में बात लगी यहाँ पे, ये एक मेडिटेशन की टेक्निक तो सिखाई जा ही रही है, लेकिन हम ज़िंदगी में कहाँ पे गलत चले जा रहे हैं और जो हमारे खुद के धर्म हैं वो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा और उसका सार क्या है, वो गोयंका जी शाम को एक डिस्कोर्स में सिखाते हैं जो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। उस डिस्कोर्स में जाके शाम को 7 से 8:30 बजे पूरे बैच के जो पार्टिसिपेंट्स थे मैंने उनसे पूछा और सबको ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट चीज़ वो डिस्कोर्स ही लगी थी कि जब गोयंका जी आके शाम में समझाते थे हमें कि शुद्ध धर्म क्या है, शुद्ध धर्म एज इन कि हमें किस चीज़ की पालना करनी चाहिए, किस चीज़ की पालना नहीं करनी चाहिए और क्यों। तो द लॉजिक दैट गाय हैज़, जिस क्लैरिटी के साथ, जिस लॉजिक के साथ वो समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टेक्निक क्या है, कैसे ये भारत से चली गई और क्यों इस टेक्निक का फ़ायदा लेके हम ज़िंदगी में उसे कैसे उतार सकते हैं, शुद्ध धर्म हमारी कैसे मदद करता है और धर्म कैसे विकृत हो गया। ये जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, इसमें हम लोगों ने मूर्ति पूजा, कर्म कांड वगैरह इतना जोड़ दिया कि हम लोग उस धर्म को अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कहीं पे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि यंगर जनरेशन जो है वो ये धर्म वर्म में नहीं मानती, वो नहीं जाना चाहती कि मंदिर गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए।
क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं गया कि जो शुद्ध धर्म है उसका यूज़ क्या है और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे वो कैसे मदद करेगा। तो ये मेडिटेशन की टेक्निक और ये शुद्ध धर्म, धम्मा जिसे कहते हैं, जो यहाँ पे सिखा रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली मदद करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, इंक्रीज कंसंट्रेशन में, इंक्रीज एनर्जी में, इंक्रीज रेजिलियंस में। जैसे जैसे आप मेडिटेशन बैठते हो आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, आपका रेजिलियंस भी इंक्रीज़ होता है और सब चीज़ों का फ़ायदा आपको दिखने लग जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि एक बार आके आप खुद इस 10 दिन के कोर्स में आके बैठें और अपना अनुभव लें, तो वो ही अनुभव है जो आपको सिखाएगा। गुरुजी ऐसा बोलते भी हैं कि 3 तरह के ज्ञान होते हैं। एक तो श्रुत ज्ञान जो आपने किसी से सुन लिया, जैसे कि हम लोग रामायण का, महाभारत का या गीता का ज्ञान किसी से लेके आ जाते हैं, है ना, वो आपने सुन लिया। दूसरा बुद्धि का ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, जो चिंतन के बेसिस पे मैंने एक तो पहले सुना, उसके बाद उसका एनालिसिस किया कि भाई ये तर्क संगत लगता है, ये लॉजिकल लगता है, इसका मतलब ये है, कर्म का मतलब ये है, फल का मतलब ये है, तो वो मेरी बुद्धि में उतर गया, तो वो चिंतन ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान हो गया। तीसरा जो ज्ञान है, तीसरी जो प्रज्ञा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बोलते हैं भाविक ज्ञान या अनुभूति का ज्ञान या खुद के एक्सपीरियंस का ज्ञान। अब असली ज्ञान दोस्तों वही है, आपने अगर अपनी अनुभूति पे नहीं उतारा तो वो ज्ञान दूसरे का ज्ञान है। अगर बुद्ध को कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो ज्ञान उनका ज्ञान है जो उनके साथ चला गया। वो आपको बता ज़रूर गए, जो श्रुत ज्ञान उन्होंने बोला वो आपको समझ में आ गया, लेकिन वो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि पानी का क्या टेस्ट है, तो मैं आपको कितना भी बताता रहूं कि पानी का क्या टेस्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो आपके शरीर तक उतरेगा नहीं, आपके दिमाग में उतरेगा नहीं, जब तक आप पानी को टेस्ट नहीं कर लेते हैं। जिस दिन आपने पानी को टेस्ट कर लिया तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि पानी का क्या टेस्ट का एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपका एक्सपीरियंस का ज्ञान बन गया, वो आपका भाविक ज्ञान बन गया, क्योंकि उसकी अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस आपने ले लिया। अब कोई भी आके कुछ भी बोलता रहे कि भाई पानी का ये ज्ञान हो, पानी का ये टेस्ट होता है, पानी ऐसा दिखता है, पानी वैसा दिखता है, आपको किसी की और की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने खुद ने एक्सपीरियंस कर लिया, आपने खुद ने टेस्ट कर लिया कि भाई पानी का ये टेस्ट है और मेरे को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि पानी का क्या टेस्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान सहायक आचार्य द्वारा, गोयंका जी द्वारा यहाँ पे पूरी संबुद्ध तरीके से, बाधित तरीके से टेक्निक सिखाई जा रही है, जो कि एक वंडरफुल टेक्निक है, जो भारत में ही पैदा हुई और भारतवासियों को, हमारे इंडियन जनता को और इवन फॉरेनर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिससे इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपको सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करो। कि 10 दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है एक तो सुनने में, जब मैं यहाँ पे आया नहीं था, पहले आया नहीं था, तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि भाई खाने का क्या होगा, कैसे करेंगे, कि कहाँ कम खाना मिलेगा, तो इतनी सुबह कैसे उठेंगे, इतनी देर कैसे मेडिटेशन में बैठेंगे। लेकिन आप 1-2 दिन यहाँ पे आके रहोगे ना, तो वो सब चला जाएगा। 150 के 150 पार्टिसिपेंट्स थे, कोई छोड़ के नहीं गया कोर्स, सबको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन सब एडजस्ट कर गए। अगर 150 लोग एडजस्ट कर जा सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हम लोग थोड़ा भी श्रम नहीं कर सकते, थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो फिर अपनी ज़िंदगी को बेटर हम बना ही नहीं सकते। तो थोड़ा तो देखो, हर चीज़ में एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ सुधारनी होती है तो भी आपको जिम तो जाना ही पड़ता है, काम तो लास्ट में आपको ही करना पड़ता है। तो अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी है, अगर हमें अपनी मेंटल क्लैरिटी चाहिए, हमें अपना कंसंट्रेशन सुधारना है, हमें थोड़ा सा अंदर इनर पीस चाहिए, तो थोड़ा सा काम तो भाई आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आपको लेनी पड़ेगी। और एक बार आके 10 दिन की थोड़ी सी तपस्या करके आपको देखना पड़ेगा। और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप आएँ और देखें, इस अद्भुत जगह का अनुभव लें और आनंद लें, और आपको भी वो सुख, वो शांति प्राप्त हो जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की। इस धर्म से इतने लोगों का कल्याण हुआ है, इतने लोगों को फ़ायदा मिला है, तो हमारे को तो डेफिनेटली यहाँ पर रहते हुए इसका एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। और जयपुर का जो ये केंद्र है, धम्मथली केंद्र है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट केंद्र। ये यहाँ पे सबसे बेस्ट केंद्र है जिसका एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। सबसे जो बड़ा केंद्र है वो विपश्यना का इगतपुरी में है, जो इनका मेन हेडक्वार्टर टाइप बोल सकते हैं। पर उसके बाद जो केंद्र सुंदरता में, शांति में आता है, वो ये धम्मथली का विपश्यना केंद्र है। तो अगर आप यहाँ पे पहले से बुक करा के आ सकें तो डेफिनेटली आएँ। इसकी बुकिंग की जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल है कि आपको धम्मथली की वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ पे आप सर्च करेंगे कौन से सेंटर पे आप जाना चाहते हैं, और वहाँ से आप 10 डे के कोर्स में जाएंगे, और वहाँ से
आप अपना बुक कर सकते हैं। इसका कोई भी बिल्कुल भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर रहने का एक भी पैसा आपको नहीं देना है, यहाँ पे खाने का आपको एक भी पैसा नहीं देना है। पूरी की पूरी मेडिटेशन टेक्निक्स जो सिखाई जा रही है उसका एक भी पैसा आपको नहीं देना है। इसका भी लॉजिक बहुत बढ़िया गोयंका जी ने दिया था कि अगर हमने आपसे पैसा ले लिया तो आपका एक राइट बन गया, आपका एक मौलिक हक बन गया कि भाई मैंने तो पैसा दिया है तो मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। तो वो एक होटल के प्रकार की प्रक्रिया हो गई कि आप पैसा देते हैं, होटल में जाकर रहते हैं, तो आप यहाँ पे भी आके डिमांड करेंगे कि भाई मेरे को ब्रेकफास्ट में ऐसा चाहिए, मेरे को खाने में ऐसा चाहिए, मैंने तो पैसा दिया है, मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपसे पैसा नहीं लिया तो आप लगभग एक भिक्षुक की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो बौद्ध धर्म में परंपरा थी कि पहले आपको भिक्षुक बनाया जाता है कि आप मांग के खाइए, तो आप भिक्षुक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपकी थोड़ी सी डिमांड्स कम हो जाती हैं, आपका ईगो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लग जाता है, और जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा होता है आप वो ईजिली एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। लास्ट में जाते हुए यदि आपको कुछ भी डोनेशन करना है तो आप स्वैच्छिक दान वहाँ पे जाके दे सकते हो। ऑब्वियसली कुछ तो आपको देना चाहिए कि आपको 10 दिन का इतना बढ़िया सुंदर ज्ञान मिला, तो उसके आपके दिल में जो भी आए पुण्य दिल से जो भी निकले वो डेफिनेटली दे के जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई नहीं भी दे सकता है तो कम से कम एक बार आके एक्सपीरियंस कर ले और बाद में आके श्रम योगदान दे दे कि यहाँ पे आके सेवा दे दे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये बुकिंग का प्रोसेस है। इस बुकिंग के प्रोसेस के लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पे आएँ और इसका एक्सपीरियंस लें और इस जादुई टेक्निक का फिर कमाल देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं धीरज वदान अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पर हूँ। IIT से इंजीनियरिंग करना अब मुझे आसान लगता है, लेकिन ये इनर यात्रा जो आप और मैं ले रहे हैं ये असली चैलेंज है। ये है अंदर की इंजीनियरिंग जिसका रिवॉर्ड है शांति, क्लैरिटी और अपने आप से गहरा संबंध। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। विपश्यना के लिए रजिस्टर कैसे करना है उसका लिंक और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। और अगर आपके पास कोई सवाल नहीं भी है लेकिन आप भी इस इनर जर्नी पर हो तो नीचे सिर्फ एक शब्द लिख दो, हमराही। मैं आपकी यात्रा शुभ हो और मंगलमयी हो, यही कामना करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।